हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे साथ आशीष गोयल हैं। आशीष ने इस बार 12th रैंक सिक्योर की है इन सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। आई एम रियली ग्लैड कि वो मेरे एक स्टूडेंट हैं और आज हमारे साथ आए हैं कि वो आप सबको गाइड कर सकें। वेलकम आशीष। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आशीष, आपके कितने मार्क्स आए कॉस्टिंग में? कितने एसएमपी कितने कितने मार्क्स स्कोर किया आपने उसमें? 76 मार्क्स। ओह ग्रेट, 76 मार्क्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। थैंक यू सर, पर उसमें कंट्रीब्यूशन तो आपका भी ज़्यादा था क्योंकि आपने जिस तरह से गाइड किया उसी टाइप से मैंने अटेम्प्ट किया पेपर एंड आई हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स। अरे नहीं, एक्चुअली होता क्या है, ये कंबाइंड एफर्ट्स होते हैं। रदर एक स्टूडेंट के भी एफर्ट्स बहुत, मतलब रदर मैं कहूंगा मेजर एफर्ट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट के होते हैं, टीचर एक गाइडिंग फोर्स होता है। एनी हाउ, मेरे को बहुत अच्छा लगा आशीष कि आपने टाइम स्पेंड किया करने का सोचा स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। और मैं स्टूडेंट्स पहले ही बता दूं, इस इंटरव्यू को चालू करने से पहले हम लोग इस इंटरव्यू के अंदर ना बेस रखेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, नॉट जस्ट कॉस्टिंग एससीएमपी। हम लोग बेस लेके चलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे। और आशीष से हम समझने कुरेदने की कोशिश करेंगे, समझने नहीं, कुरेदने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आशीष ने पढ़ाई कैसे की थी, क्या उसका मन लगता भी था या नहीं पढ़ाई में, या ऐसी गलती से नंबर वंबर ले आया। तो जरा पता तो करें। ठीक है? रेडी आशीष? ड्रिल करने वाला हूं यस मैं। सर, यस सर। चलो, पहले तो ये बताओ कि यार आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पसंद थे या थ्योरेटिकल? वैसे तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है क्योंकि थियरी में क्रैमिंग आ जाती है कहीं ना कहीं, और क्रैमिंग में तो मैं बहुत वीक हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपने फिर तैयारी कैसे की, मतलब कितना मंथ आपने स्पेंड किया रिवीजन के लिए? ओके कितना सो टाइम डिवोट किया? मेरा यही एम था कि जब तक मेरा आर्टिकलशिप ड्यूरेशन चल रहा है तब तक सारी क्लासेस कवर हो जाए, क्लासेस हम्म। कोई पेंडिंग ना हो, ताकि लास्ट के 6 मंथ्स में एंटायरली सिर्फ रिवीजन को ही अपना डिवोट करूँ। अच्छा, तो आपने 6 मंथ्स रिवीजन को दिए, विच इज अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने 4 5 6 मंथ्स दिए, तो आपने कितना टाइम इसमें से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को दिया और कितना टाइम आपने सब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को दिया? हाँ सर, जैसे हमारे एग्जाम्स में हर एक सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है, इसलिए प्रिपरेशन में भी हर सब्जेक्ट को मैंने इक्वल वेटेज दिया है। ऐसा नहीं था कि न्यूमेरिकल्स पसंद है तो न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा टाइम दिया है, या अच्छा। थियरी इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि कुछ नहीं होगा, इसलिए हर सब्जेक्ट को मैंने इक्वल टाइम दिया था। अरे या वाह, मीन्स बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, कुछ तो आपने टाइम एलोकेट किया होगा, जैसे जो आपका पास्ट रहा, थोड़ा गाइड करिए कि मैंने 2 मंथ्स न्यूमेरिकल पे लगाए और 3 मंथ्स थ्योरी पे लगाए, या वॉट एवर, थोड़ा सा गाइड करिएगा। मैं न्यूमेरिकल और थियरी को बाइफरकेट ना करके सब्जेक्ट को बता सकता हूँ। हाँ। जैसे लास्ट के 6 मंथ्स 180 डेज हमारे पास रफली होते हैं, तो मैंने इसको डिवाइड किया था 3 डिवीजन इसके लिए। हम्म। फर्स्ट रिवीजन 100 डेज, सेकंड रिवीजन 50 डेज एंड थर्ड रिवीजन 25 डेज। ओह अब ग्रेट। सो बताते फर्स्ट हैं। रिवीजन थैंक यू सर। फर्स्ट रिवीजन 100 डेज है। अब उस 100 डेज को मैंने सब्जेक्ट्स वाइज एलोकेट कर दिया था। लाइक एफआर एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, उसको हम्म। मैंने 20 डेज एलोकेट किए थे। कोस्टिंग में 12 चैप्टर्स हैं, तो मैंने 1 चैप्टर पर डे के अकॉर्डिंगली उसे 12 दिन एलोकेट किए थे, और इस तरह 100 डेज को मैंने हर सब्जेक्ट वाइज एलोकेट कर दिया था तक। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी प्लानिंग से आप चल रहे थे। थोड़ा सा मैं बीच बीच में इंटरप्ट करता रहूंगा, आप रुकिएगा नहीं। हाँ जी। जी। तो इस तरीके से ये था, और फिर सेकंड रिवीजन 50 डेज की है, तो वही एम था कि हर हर सब्जेक्ट को हाफ टाइम लगना चाहिए। जैसे कोस्टिंग अगर फर्स्ट टाइम 12 डेज लगे हैं, तो हम्म। नेक्स्ट डिवीजन में 6 डेज लगने चाहिए, हम्म। थर्ड में 3 डेज लगने चाहिए, ताकि फाइनल में हम 1.5 डे में सब कुछ रिवाइज कर पाए। ओके, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जैक्टली वही रिप्लिकेट करिए जो आशीष ने किया, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि आप इनकी प्लानिंग पे ध्यान दीजिए, कितने अच्छे से प्लान कर रहे थे। अच्छा, जब आप प्लान कर रहे थे, एग्जीक्यूशन में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई आशीष? ऐसा तो हो जाता है कई बार कि जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए, बोर हो गए, डिमोटिवेट हो गए, कुछ ऐसा नहीं? सर मुझे लगता है प्लानिंग ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लान करोगे तो आप किसी आपको अगर रेगुलर आपको प्लानिंग पता है कि आपको इस दिन क्या टारगेट अचीव करना है, हम्म। और वो टारगेट आप अचीव कर लेते हो, तो हम्म। आपको कोई टेंशन नहीं होगी रात को सोने से पहले कि मेरा काम रह गया है, बल्कि आपको सेटिस्फेक्शन होगी। और अच्छा। इसलिए मेरी जो भी रिविजन्स थी, जो भी मेरा टाइम एलोकेट था, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाती थी हर बार। ओके। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऑन टाइम सारी चीज आपका कंप्लीट हो रहा है। आई एम रियली ग्लैड। लेकिन आशीष देखो, मैंने जो नोट किया है, जो जनरली एक स्टूडेंट के साथ होता है, कुछ टाइम पढ़ने के बाद वो बोर हो जाता है, थक जाता है, कुछ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मुझे लगता है वो बोर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत रिगरसली लग जाता है कि पहले दिन से ही मुझे 12 घंटे 14 घंटे से बुक्स में देना है। हम्म। तो मेरा ऐसा नहीं था। अगर दिन में 24 आवर्स है, 8 घंटे की स्लीप तो मैंडेटरी है। उससे अच्छा ज़्यादा भी हो सकती है, बट अच्छा 8 घंटे से कम नहीं मैं सोऊंगा। उसके अच्छा। बाद
नहीं, आउटपुट मैं के लिए एक लाइन आपके बीच में काट रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार उनको ना कुछ भगवान आशीर्वाद वगैरह दे के भेजते हैं रैंक होल्डर्स को, कोई प्रसाद वगैरह, तो कुछ ऐसा वैसा कुछ खाया तो नहीं था? अगर ऐसा कुछ होता तो फिर सबकी रैंक आ जाती। अच्छा अच्छा, नहीं मैं एक बार को पूछ रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चंस आते हैं तो मेरा तो ये है कि आपके सामने क्वेश्चंस पुट करना। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था। रैंक आने से पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था रैंकर बच्चे अलग ही होते हैं। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। चलो हाँ, आप बता रहे थे तो आपने स्लीप प्रॉपरली, आपने इनिशियली अपने आप को आपने कहा कि एकदम पंप अप नहीं किया, आपने ग्रेजुअली अपनी स्पीड इंक्रीज की और टाइम एलोकेशन इंक्रीज किया, दिस इज व्हाट यू सेड। ऐसा था ना, जैसे फर्स्ट डिवीजन में हमारे पास टाइम, जैसे फर्स्ट डिवीजन में कोस्टिंग के लिए 12 डेज थे सपोज, तो हम्म। हमारे पास फिर एक दिन में एक चैप्टर करना है तो प्रेशर कम है, तो वो हम्म। इजीली कवर हो गया था। सेकंड डिवीजन में हमारे पास एक दिन में 2 चैप्टर करने थे, हम्म। तो ऑटोमेटिकली अपने आप टाइम इंक्रीज हो गया। जैसे पहले अगर आउटपुट 10 आवर की आ रही थी, तो सेकंड डिवीजन में ऑटोमेटिकली वो 12 आवर की आउटपुट हो गई। okay, और फिर एक जैसे होता है ना कि शुरू में मोमेंटम बनने में टाइम लगता है, बट वंस हमारी मोमेंटम बन गई है, फिर उसे कंटिन्यू रखना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। अच्छा। तो अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जैसे कहा जाता है कि मान के चलिए 30 डेज है मंथ में या 6 मंथ्स आप कह रहे हैं, तो आपने एक भी दिन की छुट्टी ली थी या मतलब आप क्या इंटरवल्स पे छुट्टी लेते थे, फिक्स इंटरवल थे, किस तरीके से? आप कुछ तो ब्रेक भी लेना जरूरी है क्योंकि थक जाते होगे, या नहीं लिया ब्रेक? मैं सिर्फ एक बार 2 दिन की आउटिंग के लिए गया था बाहर, अदरवाइज मेरा, मैंने सबको बताया रोज का मैं कोई बहुत हैवी टारगेट नहीं रखता था। सो दैट्स वाई मुझे कभी ऐसी इंटरवल की रिक्वायरमेंट भी नहीं फील हुई। अच्छा, मतलब आपने सोचा कि यार जैसे स्कूल में पढ़ते थे कि डेली ही पढ़ना है विदाउट एनी यस। गैप, और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करना, प्रेशर कुकर नहीं बनाना, तो आपने यस। इसीलिए उस तरीके से आप अप्रोच से चले और बीच में आप जानबूझ के थोड़ा आउटिंग के लिए भी चले गए कि थोड़ा चेंज हो जाए। उस दिन नोटिफिकेशन आई थी कि लॉ से 2 चैप्टर हट गए हैं, एससीएमपी से एक चैप्टर हट गया है, तभी तो प्लान बन आप गया था। एक तरीके से अब उसकी मिठाई खाने गए थे सब एंजॉय यस। करके। यस। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात और बताइए, ये आ, आप जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम के अंदर कोई पेपर ऐसा हुआ जो खराब हो गया हो? हाँ, मेरा ऑडिट का पेपर अच्छा नहीं हुआ था। हम्म। और दूसरी बात ये हुई कि जब बाहर निकले एग्जामिनेशन से सब बच्चे कहते हैं ऑडिट का पेपर तो इजी बहुत आया है इस बार, तो मुझे और डर लग गया कि अच्छा। चलो अगर डिफिकल्ट पेपर में तो फिर भी बंदे को हौसला होता है कि चलो ऐसे है फिर भी मार्क्स दे देगा। इजी पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो हाँ, ऑडिट का पेपर मेरा कंपेरेटिवली अच्छा नहीं हुआ था जितनी मैं प्रिपरेशन करके गया था। अच्छा। तो फिर ऑडिट का जैसे पेपर फिनिश हुआ तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पेपर, मतलब होता है ना कि आज डिप्रेस्ड होके घर पहुंचे हैं, तो नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन चालू कर दी थी या थोड़ी देर रेस्ट किया फिर चालू की, या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने बैठ गए पूरे शाम तक? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अप्रोचेस मैंने देखे, तो आपने क्या अप्रोच फॉलो की? हाँ, मैं फ्रेंड्स के साथ तो डिस्कस नहीं करता था, क्योंकि हम्म। हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। हम्म। तो वो बस ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलने तक गेट तक जितना उन्होंने बोल दिया वो ठीक है, उसके बाद कॉल करके नहीं डिस्कस करता था। ऐसा था अच्छा ऑडिट के पेपर वाले दिन हमारे बिल्कुल नेक्स्ट नेबर में शादी थी, तो वैसे तो अच्छा। नहीं जाना था, बट पेपर अच्छा नहीं हुआ था, माइंड फ्रेश करने के लिए फिर वहाँ पे आधा पौना घंटा लगा के आया था। और सिर्फ फिर आधे लोगों को पौने अपना घंटे में क्या, मतलब एक तरीके से ठूसने गए थे, सीधी बात तो ये बोली। यस, तो अरे शादी में शगन डालना है और खा के आना है। नहीं वो तो ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, हाँ सब जी। देख नहीं रहे हैं, नहीं। प्लीज ये मत सोचिएगा, ये मेरे छोटे भाई जैसे है इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, आप सबसे भी मैं ऐसे ही बात करता हूँ, आपको पता है, मजाक करके। खैर एनीहो, अच्छा आप दिन में पढ़ते थे या रात में? हाँ, मैं डे टाइम प्रेफर करता था पढ़ने के अच्छा, लिए। अर्ली मॉर्निंग। 6 o'clock उठता था और रात को 12 बजे तक का रहता था मेरा पढ़ने का। अच्छा अच्छा। और मेरे को थोड़ा सा ये गाइड करिए कि आपने, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का क्या रोल है आज की डेट में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सिर्फ डाउट्स के लिए होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स में क्या होना चाहिए, आप अपना व्यू दीजिए। हाँ, सोशल मीडिया से बिल्कुल कट आउट तो नहीं हो सकते हैं, तो बोलिए ना, थोड़ी लाइन वो, कट। मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया से बिल्कुल कट आउट तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पार्ट है। यूट्यूब पे भी हम अपडेट रहते हैं, टेलीग्राम पे भी ग्रुप्स वगैरह हैं हम्म। अच्छे जिन पे हम कनेक्टेड रहते हैं। हम्म। और दूसरा फ्रेंड्स वगैरह से भी अगर कुछ डाउट पूछना है तो हर बार कॉल नहीं करेंगे, वो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं कभी भी सोशल मीडिया से बिल्कुल, ये नहीं था मैंने कोई ऐप से अनइंस्टॉल कर दी है, हम्म। हमेशा उसमें था। बट एक चीज़, ये चीज़ कर सकते हैं कि आप जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जो मीन्स नॉन सीए फ्रेंड्स हैं या जो आपको बार बार बोल रहे हैं आउटिंग पे चलते हैं या कुछ पार्टी वगैरह करते हैं, उनको रिप्लाई देना बंद कर दो। आप एक बार रिप्लाई नहीं दोगे, 2 बार रिप्लाई नहीं दोगे, वो आगे से आपको पूछना ही बंद कर देंगे। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं आपने रेस्ट्रिक्ट किया अपने आप को प्रोडक्टिव वर्क्स के लिए सोशल मीडिया पे, मैं अगर इन सिंपल वर्ड्स ये कहूँ, क्या मैं सही हूँ? यस।
यस सर। फिर तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। फिर वो सोशल मीडिया नहीं रहा, ऐसे तो आप कॉल भी करते हैं, वो तो नॉर्मल ही चीज हो गई एक एक चीज़ तरीके। में हाँ प्लीज। एक चीज़ में मुझे जो मैंने किया था बाद में कि मैंने टेलीग्राम में जो 2 ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें बच्चे डाउट्स पूछते थे आपस में। अच्छा। तो उसको उसका मैंने नोटिफ़िकेशन ऑन करी थी, जब भी नेट ऑन करो पहले वो डाउट्स ब गिरते थे हम्म। फ़ोन में। तो फिर मैं वो ग्रुप में चले जाता था, वो देख लेता था बच्चे क्या डाउट्स पूछ रहे हैं, उनके आंसर मुझे आते हैं, नहीं आते तो मैं सर्च करता था। 10-15 मिनट उसमें निकल जाते थे और मैं 10-15 मिनट ही फ़ोन चलाने के लिए एलोकेट करता हूँ पढ़ाई के बीच में। तो उसके बाद 15 मिनट फिर बंदा पढ़ाई में आ अब जाता है। अल्टीमेटली आपने, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने सिर्फ प्रोडक्टिव, आपने स्मार्टली उस चीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, प्रोडक्टिव के लिए। यस सर। अदरवाइज आपने सोशल मीडिया का यूज नहीं किया। ये नहीं कि यस। यूट्यूब पे गाने देखने बैठ गए, फिल्म देखने बैठ गए, साउथ इंडियन मूवी देखने बैठ गए। वो नहीं, सब। अच्छा अच्छा। अच्छा एक चीज और बताइए, जैसे आप पेपर में जाते हैं तो पेपर में जो 15 मिनट्स होते हैं उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? ओके, सो 15 मिनट्स में मेरा पहले तो ये होता है कि एक बार पूरा पेपर देख लूँ 5-7 मिनट में, ताकि मोटा-मोटा ये पता चले कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा है। बिकॉज़ अच्छा। हमें पता होता है कि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आता है, ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल अच्छे से नहीं आता। तो वो हम्म। आपको चॉइस बनाने में हेल्प कर सकता है। तो मेरा 5-7 मिनट्स का ये रहता था कि मैं हम्म। पहले सारा पेपर गो थ्रू कर लूँ। बिकॉज़ मैंने एक बार घर में ट्राई किया था मॉक टेस्ट डे टाइम कि अगर मैं पूरा पेपर नहीं देख रहा, तो माइंड में प्रेशर रहता था अगला क्वेश्चन कहीं ईज़ी ना हो ज़्यादा जो मैं करने बैठ गया हूँ, या हम्म। अगला पेपर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। इसलिए पूरा अच्छा। पेपर देखना ज़रूरी है। एंड देन सेकेंडली फिर मेरा होता था, अगर पूरा पेपर देख लिया है तो एक क्वेश्चन स्ट्रिक्ट पकड़ो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा। तो अच्छा, आप मतलब ये कह रहे हैं कि आप पहले वो 15 मिनट्स बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करते थे ये देखने के लिए कि आखिरकार कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आते। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उन्हीं को ट्राई करते थे। और ऐसा कुछ नहीं था कि आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, रेदर आप ये कहते थे कि जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसको पहले ट्राई करते थे, ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके उसके अंदर से मार्क्स निकाल सकें। पहले आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, और क्वेश्चन नंबर वन तो देखना ही नहीं चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो तो होते ट्रिकी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही। और कई स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपलसरी है, रहकर ये कहते हैं कि यार वो चॉइस में नहीं आता, मतलब बाकी में चॉइस है, उसमें चॉइस नहीं। चॉइस नहीं, यस। नहीं आता तो आखिर में छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। अच्छा। एक बात और बताइए, जैसे आप पेपर देने बैठे तो आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए या थ्योरी क्वेश्चंस? अगेन वही था कि कोई पेपर में जो चीज़ आती है, न्यूमेरिकल्स का ये होता है, अगर आपको श्योर हो कि यही चीज़ आपको, जैसे कोस्टिंग की अगर बात करूँ, कोस्टिंग का न्यूमेरिकल टफ नहीं है, तो उसमें फॉर्मेट चाहिए होता है हमें कि किस तरह वो फ्लो करेगा। तो अगर वो आपकी माइंड में पिक्चर बन रही है तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो, अदरवाइज न्यूमेरिकल को अवॉइड करो। बिकॉज न्यूमेरिकल में अगर आपका एक भी स्टेप गलत हो गया या आपका प्रॉपर फ्लो नहीं आया, तो वो मार्क्स आपको एलोकेट नहीं करेंगे उसके लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें हमें बेसिकली जो क्वेश्चन ज्यादा इजी लग रहे हैं पहले वो करने चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल है चाहे थ्योरेटिकल। और मैं आपको पर्सनली बता दूं, देखो एज एन एक्स एग्जामिनर, कि आपके न्यूमेरिकल में भी पूरे मार्क्स मिलते हैं और थ्योरेटिकल में भी सब स्टेप मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत। अच्छा, एक क्वेश्चन आज की डेट में बहुत चल पड़ा है, केस स्टडी का। यस। और अब मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। अभी तक तो हमने जनरलाइज रखा था, क्योंकि देखिए कॉस्टिंग इज माय लव, तो आई आई विल डेफिनेटली गो अहेड विद एससीएमपी नाउ। कि केस स्टडी में आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा आप अपना व्यू पॉइंट रखिए। क्योंकि आज की डेट में जो पेपर आता है, जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से बोलता आ रहा हूँ कि देखो, अल्टीमेटली पेपर 50% अराउंड सब्जेक्टिव हो जाएगा, 50% न्यूमेरिकल। बहुत लोग मिसगाइड करते थे कि नहीं न्यूमेरिकल पेपर होगा, न्यूमेरिकल पेपर होगा। कई लोग ओल्ड कोर्स भी पढ़ाते थे। हमने ऐसा नहीं डील किया, हमने शुरू से न्यू कोर्स के ऊपर ही फोकस किया। ओल्ड कोर्स के ऊपर फोकस नहीं किया कि ओल्ड कोर्स के पीएम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने बैठे हैं, ऐसा नहीं किया। एनी हाउ, अब मेरे को आप बताइए कि आपके सामने अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे डील करते हैं उसको, क्योंकि हाफ पेपर अराउंड सब्जेक्टिव होगा। यस। सो पहली बात मैं बोल रहा हूँ, केस स्टडी का ना एक हवा बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट केस स्टडी आ रही है, पर हम एक्चुअली देखते नहीं वो है क्या, वो आपको लाइव सिनेरियो है। अगर हाँ। उसमें देखो तो आधी चीज़ नॉर्मल जो बताई हुई होती है, जो रूटीन की है, उसमें हमें इतना डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केस स्टडी में एक चीज़ हमें करनी चाहिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए कि उन्होंने पूछा क्या है हमसे क्वेश्चंस में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिसमें केस स्टडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, जनरल क्वेश्चंस है। या अगर हम क्वेश्चंस पढ़ लें तो हम जब केस स्टडी रीड करेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा है, तो उस चीज़ को हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हमारा पोस्टिंग पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसमें वही था कि अगर उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आप पढ़ो तो उसका आंसर आपको विदाउट केस स्टडी पढ़े भी आ सकते हैं।
जब क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपको केस स्टडी में हाईलाइट हो जाता था, यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको एक्सप्लेन करना, तो वहां से हम 1-2 बार केस स्टडीज उठा सकते हैं। तो केस बहुत स्टडी के लिए एक ही आइडिया है कि सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करो। बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जो मैं बोलता हूँ क्लास में एग्जैक्टली वही चीज आपको याद थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस चीज को फॉलो किया। आई एम रियली रियली ग्रेट। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, न्यूमेरिकल पे ही आ रहा हूँ, कॉस्टिंग के। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगा हो कि यार बहुत टेक्निकल आ गया या डिफिकल्ट आ गया या इसमें दिक्कत है, तो उसको कैसे डील करते हो? मैंने जैसे बताया कि कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं है, आपको सोचना पड़ता है उसमें। आप कॉस्टिंग छोड़ के एक मिनट दूसरे सब्जेक्ट में भी आ जाते हैं, आ गया तो उसको हाँ, कैसे टैकल करते हो? जैसे एक तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें स्टेप मार्किंग है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता, तो अगर आप फर्स्ट स्टेप आता है या कुछ उसका पार्ट आता है, कोई वर्किंग नोट आप बना सकते हो उससे रिलेटेड, आपको उसके मार्क्स एलोकेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल। कोई अगर ऐसे अगर एफ आर का कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया कंसोलिडेशन से रिलेटेड, आपको नहीं समझ में आ रहा, पर आपको हमें पता है कि इसमें 1-2 स्टेप्स होते हैं कि गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैपिटल कैलकुलेट करना है, उसके वर्किंग नोट बनाना शुरू करो तो आंसर अपना फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे क्या ही एससीएमपी में कि अगर नहीं आपको समझ में आ रहा, तो उसको छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आशीष, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी तरफ से बहुत सारे इनपुट दिए। मैं एक लास्ट चीज पूछना चाह रहा हूँ, एक फेवर चाह रहा हूँ आपसे। ऐसा हो सकता है क्या कि मेरा कोई भी स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वो आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो डायरेक्टली किसी भी एक मीडियम पे, बी इट इज लिंक्डइन, ईमेल, फेसबुक, वॉट एवर सोशल मीडिया मीडियम यू आर यूजिंग, उस पे वो आपको कांटेक्ट कर सके? हाँ, लिंक्डइन पे आप मुझे कभी भी पिंग कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि देखो, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे आपसे, जरूरी नहीं वो एम्पल हो सकता है कि यस, दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन आए, तो आप कह रहे हैं लिंक्डइन पे आपको पिंग कर दें? यस, अच्छा, तो आप मेरे को थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि क्या आपका, चलो लिंक्डइन पे आप मेरे से कनेक्टेड है, स्टूडेंट से यस। रिक्वेस्ट है कि आशीष गोयल, लिंक्डइन पे उसके नीचे रैंक भी लिखी होगी, रैंक 12, आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछें, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आशीष से। आई एम रियली श्योर वो बहुत ही नाइस पर्सन है, डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं, लेकिन एक डिसेंसी के साथ आप क्वेश्चन पूछिएगा। आई एश्योर यू ही विल डेफिनेटली गाइड यू। और सेकंड ओपिनियन के लिए आप मेरे से भी पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है? विद दिस, मे गॉड ब्लेस यू आशीष, मे गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। भगवान करे आप सब, इंक्लूडिंग आशीष, स्पेशली आशीष, सब बहुत बहुत खुश रहें, आगे लाइफ में बहुत तरक्की करें। विद दिस, थैंक यू मे सर। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। बाय, थैंक यू सो मच सर।